अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग असेसमेंट 2 जो है उसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। ए बी हम लोग असेसमेंट का जो पार्ट था ए उसमें कर चुके हैं। आज हम लोग सी करेंगे। सी है कि राइट डिटेल आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिटेल में क्वेश्चंस लिखने एक्सप्लेन करके। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन के जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। वैसे तो कंबस्शन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने 3 डिस्क्राइब करे हुए हैं क्योंकि बुक में 3 दिए हुए हैं, इसीलिए। आंसर है जी नंबर 1 स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, मतलब कि कंबस्शन का फर्स्ट टाइप स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। जैसे कि ये जो स्पॉन्टेनियस जो है इस वर्ड का मतलब है कि जो चीज़ खुद ब खुद हो जाए। और कंबस्शन के प्रोसेस का तो आपको पता है, आप पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि ये कंबस्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्यूल जो है वो अपने सराउंडिंग्स में जो ऑक्सीजन है उसके साथ अमल करके अपने प्रोडक्ट्स दे रही होती है। तो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन देखते हैं कि क्या है। द combustion reaction that occurs by its own without the help of external heat is called spontaneous combustion। मतलब कंबस्शन की ऐसी टाइप जो कि क्या हो कि जो खुद ब खुद हो जाए और हमें उसको हीट एनर्जी देने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब कि हम कुछ भी ना करें, वो खुद ब खुद जो कंबस्शन रिएक्शन हो पैदा हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आगे पढ़ते हैं। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। अब ये जो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन है रूम टेम्परेचर पे होगा। इसका मतलब ये है कि इन सब्सटेंसेस का जो इग्निशन टेम्परेचर है तो वो रूम टेम्परेचर के बराबर होगा, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पे होंगी। द हीट रिक्वायर्ड बाय अ स्पॉन्टेनियस कंबस्शन रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सब्सटेंस। अब वो हीट कहाँ से पैदा होती है जिसकी वजह से ये रिएक्शंस खुद ब खुद हो जाते हैं, ये कंबस्शन रिएक्शंस खुद ब खुद हो जाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि ये सब्सटेंस के इनसाइड एनर्जी जो है वो बन रही होती है, क्योंकि देखें सब्सटेंस जो है उसके पार्टिकल्स जो हैं जो ज़रात जिनमें से वो बना हुआ है एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या हैं कि वो हर वक्त मोशन की हालत में होते हैं ना। तो जब वो खुद से टकराते हैं फ्रिक्शन पैदा होती है, तो इसके नतीजे में हीट पैदा हो जाती है। तो इसकी वजह से ये अपने सब्सटेंस जो है ना अपने इनसाइड हीट एनर्जी पैदा कर रहा होता है, इसीलिए ये स्पॉन्टेनियस कंबस्शन के रिएक्शंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट यूजुअली अकर्स इन दो सब्सटेंसेस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। हाँ, तो ये उन सब्सटेंसेस में होगा उन फ्यूल्स में जो कि जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है द बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। जो वाइट फॉस्फोरस है ना उसका रूम टेम्परेचर पर जब वो उसकी इग्निशन हो जाए तो वो एक एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का। उसके अलावा द सेकेंड नंबर पे देखें, द स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ऑफ कोल डस्ट रिजल्ट्स इन डिजास्ट्रियस फ्यूल्स इन कोल माइंस। अब ये कोल माइंस जो होती हैं, कोयले की जो खानें होती हैं, जब उनमें से कोयला निकाला जाता है तो उस दौरान कोल डस्ट पैदा होता है, जिसके नतीजे में काफ़ी ख़तरनाक डिजास्ट्रियस तबाहकुन फायर जो है वो पैदा हो जाता है, वो भी स्पॉन्टेनियस कंबस्शन है। नंबर 3 है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ऑफ फॉरेस्ट वुड रिजल्ट्स इन फॉरेस्ट फायर्स। अब क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होती है फॉरेस्ट वुड में, तो जिसके नतीजे में फॉरेस्ट में जो है वो आग लग जाती है। ये बेसिकली कैसे होता है कि फॉरेस्ट का जो वुड होता है उसके पत्ते वगैरह वहाँ पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं गैसेस पैदा कर रही होती हैं। तो जब लाइटनिंग होती है ना, मतलब कि आसमानी बिजली जब पड़ती है तो उसकी वजह से यहाँ पे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का रिएक्शन होता है।
नंबर 2 देख लेते हैं, रैपिड कंबस्शन। रैपिड कंबस्शन जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये इसमें शॉर्ट टाइम में ही ये कंबस्शन रिएक्शंस हो जाते हैं और इनमें तमाम बड़े अमाउंट में लाइट और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें जो सबस्टेंस है उसको इग्नाइट करना होता है। तो पढ़ के देखते हैं, द कंबस्शन रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट, देखें लार्ज अमाउंट of heat and energy is produced। लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में क्या होता है कि लाइट और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम इन्हें रैपिड कंबशन कहते हैं। उसके अलावा इन दिस टाइप ऑफ कंबस्शन अ सब्सटेंस बर्न व्हेन इट इज इग्नाइटेड। अच्छा, इस किस्म की जो कंबस्शन रिएक्शंस होती हैं, इनमें जो सब्सटेंस होता है उसको जब हम लोग इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं, तभी ये रिएक्शन होता है। इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देख लें। नंबर वन है कि इमीडिएट बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस इन गैस स्टोव टू गिव हीट एंड लाइट। अच्छा, पहला इसका एग्जांपल है कि इमीडिएट, जल्दी से बर्निंग हो जाए किसकी, कुकिंग गैस की, उसके स्टोव में, चूल्हा जो होता है उसमें। देखें क्या होता है कि जब भी हम लोग गैस का चूल्हा जो है वो उसको ऑन कर देते हैं तो उसमें से गैस निकल रही होती है ना, एक आवाज़ के साथ निकल रही होती है। तो मैचस्टिक जब तक हम उसके करीब नहीं लाते तब तक क्या होता है कि वो ये जो गैस है स्टोव में वो नहीं जलती, बर्न नहीं होती। तो इसका क्या होता है कि गैस स्टोव्स में जैसे ही मैचस्टिक करीब लाएंगे तो क्या होगा, ये गैस जलना स्टार्ट हो जाएगी और उसके नतीजे में ये गैस हमें देगी हीट एंड लाइट। नंबर 3 एग्जांपल देख लें, नंबर 2 देख लें पहले। नंबर 2, द बर्निंग ऑफ केरोसिन ऑयल एंड केरोसिन स्टोव्स। अब केरोसिन हम लोग कहते हैं मिट्टी के तेल को, या सिंधी में हम इसे कहते हैं घासलेट। अब ये जो ऑयल है, ये जो इसके चूल्हों में इसकी जो बर्निंग होती है, ये भी रैपिड कंबस्शन का ही एक प्रोसेस है, टाइप है बेसिकली, एग्जाम्पल है। नंबर 3, बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर की बर्निंग जो है वो भी क्या है, रैपिड कंबस्शन है। जब तक हम मैचस्टिक उसके करीब नहीं लाएंगे पेपर के, बर्निंग नहीं होगी, इग्नाइट नहीं होगा। या फिर क्या करें कि पेपर को लेके आग की तरफ लेकर जाएं, तो ये भी क्या है, रैपिड कंबस्शन का ये भी एग्जाम्पल है। नंबर 3 देख लें, स्लो कंबस्शन। स्लो कंबस्शन का मतलब कि ऐसे रिएक्शंस जो क्या हों, स्लोली हों, मतलब कि ज़्यादा अरसा ले रहे हों, इनका ड्यूरेशन जो है कंप्लीट होने का ज़्यादा हो। तो पढ़ के देख लेते हैं। स्लो कंबस्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ कंबस्शन विच टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर्स। अब ये जो स्लो कंबस्शन के जो रिएक्शंस होते हैं, ये वैसे फॉर्म है, ये भी एक कंबस्शन की, मतलब टाइप है कंबस्शन की, और ये बेसिकली होते हैं लो टेम्परेचर्स पे, लो टेम्परेचर पे होते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच a substance undergoes combustion without any ignition or external heat. This process produces heat but no light. अब ये प्रोसेस जो होते हैं, इनमें जो सब्सटेंस होता है ना, उसमें कंबशन कब होती है, जब उसे इग्नाइट किया जाए या उसे एक्सटर्नल हीट दी जाए, तभी ये रिएक्शंस होंगे। और इन रिएक्शंस में हीट तो प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी, लेकिन लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, नो लाइट बट हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, मतलब हीट प्रोड्यूस होगी लेकिन लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल देखें, नंबर 1 पे है रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन है, लोहा है, उसको जंग लगना, रेस्पायरेशन, सांस लेने का जो अमल है, डाइजेशन जो हाजमे का जो प्रोसेस है वो। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, ये हैं स्लो कंबस्शन के।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल जो है उसके बर्निंग से कौन कौन बर्निंग जाहिर सी बातें होगी तो हार्मफुल इफेक्ट्स भी होंगे उसके। तो कौन से होते हैं हार्मफुल नुकसानदेह असरात जो हैं फ्यूल्स के जलने के, हार्मफुल मतलब के नुकसानदेह असरात कौन से हैं। Answer, along with heat and light, burning of fuels also produce many pollutants which can harm the environment. The major pollutants in air are carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide and fly ash. जैसे कि कंबशन का प्रोसेस होगा, फ्यूल जलेगा तो क्या होता है कि हीट और लाइट एनर्जी तो उसके मेन प्रोडक्ट्स हैं, वो तो बनेंगे, उसके साथ साथ पोल्यूटेंट्स भी बनती हैं जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको गंदा करती हैं। मेजर पोल्यूटेंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसके अलावा फ्लाई ऐश है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ लें। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ बर्निंग वुड, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जब वो जलाते हैं वुड, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, मतलब कि फ्यूल्स जो हैं इन चीज़ों को फ्यूल्स के तौर पर जब इस्तेमाल करती हैं, इनमें कंबशन का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही होती है। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ कलरलेस, ओडरलेस। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कलरलेस है, ऑडरलेस है और इसके अलावा पॉइजनियस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है कंबशन के रिएक्शंस के दौरान। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड तो मेन प्रोडक्ट हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला, ये मेन प्रोडक्ट्स में आ गया, ये तो कंबशन रिएक्शंस में होगा ही होगा। उसके अलावा वाटर होगा, हीट और लाइट एनर्जी होगी, ये तो हम लोगों को पता है कि ये कंबशन के मेन प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये पॉल्यूटेंट तो है ही, लेकिन ये जो है ना ये बेसिकली बाय प्रोडक्ट होता है। मतलब कि क्या होता है, आगे देखें, पढ़ के देखें। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट combustion of fuels such as wood, petrol, diesel and coal। जब भी डीजल, कोल, पेट्रोल या वुड जो है उसकी इनकम्प्लीट कंबशन होगी। इनकम्प्लीट मतलब कि वो मुकम्मल तरीके से इनमें कंबशन रिएक्शन ना हो। देखें, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ बनेगी। कभी कभी क्या होता है कि हम जो रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो उसमें कुछ कमी पेशी आ जाती है, तो उसकी वजह से एक अनएक्सपेक्टेड सी एक चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे जो वो है उसको हम लोग बेसिकली बाय प्रोडक्ट कहते हैं। हमारा मेन प्रोडक्ट जो होता है वो कंबशन रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, ये भी इनमें बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे पढ़ के देख लेते हैं कि इन लार्ज अमाउंट it can be fatal because it can combine with hemoglobin of our blood and destroy the ability of blood's ability to carry oxygen। अब क्या होता है कि ये अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में बन जाएगी ना तो ये मौतमार भी हो सकती है। इसकी वजह से किसी की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये क्या करती है, हेमोग्लोबिन जो हमारी ब्लड में होता है, उस हेमोग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन का एक टाइप है जो हमारे ब्लड में होता है। तो इसके साथ ये कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड की ऑक्सीजन को हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का, कैरी करने का जो प्रोसेस होता है वो उसको डिस्टर्ब कर देता है। मतलब कि ब्लड की एबिलिटी वो ख़त्म हो जाती है ऑक्सीजन बॉडी को पहुंचाने वाली। अब ये वाली लाइन देख लें। कोल, क्रूड ऑयल मतलब कि कच्चा तेल जो ज़मीन से जो वक्त मिल रहा होता है ना, उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। उसके अलावा नेचुरल गैस तो पता है कि जो घरों में जलाई जाती है, सुई गैस, कंटेन सल्फर
कंपाउंड्स। अब इनमें क्या होता है, कोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ये फ्यूल्स हैं, तो इनमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। सल्फर कंपाउंड्स सल्फर के मुरक्किब भी होते हैं इनमें। When they burn, they produce sulfur dioxide which is poisonous, acidic and irritating. अब जब ऐसे फ्यूल्स में कंबशन का प्रोसेस होगा, बर्न होंगे, तो उनके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जो कि पॉइजनियस और एसिडिक एक सबस्टेंस है, एक कंपाउंड है और इरिटेटिंग भी है। इट इज़ डिजॉल्व इन एयर। ये क्या करेगी, जब प्रोड्यूस होगी तो एयर जो है, हमारी हवा जो है, उसके हवा में घुल जाएगी। एंड काजेस एसिड रेन, तो उसके नतीजे में क्या होगी, एसिड रेन होगी। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देख लें। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ पॉइजनियस एंड इरिटेटिंग गैस। ये भी क्या है, पॉइजनियस और इरिटेटिंग गैस है। इट आल्सो डिजॉल्व्स इन रेन टू प्रोड्यूस एसिड सॉल्यूशन। ये भी क्या होगा कि डिजॉल्व हो जाती है रेन में, जिसके नतीजे में ये एसिडिक सॉल्यूशन बनाती है। जैसे ही रेन होती है तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, तो जैसे ही रेन ज़मीन पर पड़ती है तो वो एसिडिक हो जाती है। द थर्मल power generation through the combustion of coal produces minute particles of ash that causes serious environmental problems. अब जहाँ पे बिजली बन रही होती है ना, थर्मल पावर जनरेटर्स जो होते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, कंबशन का प्रोसेस होता है। उनमें जो फ्यूल यूज़ करा जाता है वो फ्यूल होता है जी कोल। तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उसमें एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमें थर्मल पावर स्टेशन ने कहा जाता है, बिजली प्रोड्यूस होती है। लेकिन माइन्यूट से, मतलब कि छोटे से बिल्कुल ज़रात भी पैदा होते हैं, जिन्हें एश मतलब कि जो स्मोक होती है ना, तो उनके माइन्यूट पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। उसके अलावा फ्यूल्स लाइक कोल, वुड, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड पार्टिकल विच काज अस्थमा। अब ये कोल, वुड, पेट्रोलियम, ये जो फ्यूल्स हैं, ये रिलीज कर, जब इनमें कंबशन का प्रोसेस होगा, इनकी बर्निंग स्टार्ट होगी, तो क्या होता है, ये खारिज कर रही होती हैं अनबर्न्ड पार्टिकल्स, मतलब कि अनबर्न्ड मतलब कि ना जली हुई पार्टिकल्स खारिज करती हैं एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है और अस्थमा का प्रोसेस हो जाता है इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की मदद से हमें एक्सप्लेन करना है जी, जो कैंडल है, मोमबत्ती, उसके शोला जो उसका है कैंडल फ्लेम, उसको हम उसके डिफरेंट जोन्स, हमें मुख्तलिफ जो उसके फ्लेम के हिस्से हैं उनको एक्सप्लेन करना है। आंसर, अ कैंडल कंसिस्ट्स ऑफ 4 जोन्स। कैंडल जो होता है, मोमबत्ती का जो शोला होता है, वो मुश्तमिल होता है 4 जोन्स पे। उसके जोन्स जो होते हैं 4 होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं फिगर, साइड वाली जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखें फ्लेम ऑफ अ कैंडल, यहाँ पे दिए हुए हैं ये सारे। नंबर 1 है आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। यहाँ पे देखें ये वाला जो जोन है इसका, ये है नॉन ल्यूमिनस रीजन। ये जो नॉन ल्यूमिनस रीजन है, यहाँ इसको देख लें, दिस जोन इज विजिबल एंड सराउंड्स द येलो ल्यूमिनस पार्ट ऑफ फ्लेम। अब ये जो जोन होगा, ये विजिबल जोन है और ये सराउंड करके, कवर करके जल रहा होता है किसको, येलो ल्यूमिनस जो पार्ट है फ्लेम का, उसको इसने कवर करा होता है। देखें ये वाला रहा, ये क्या है, ये रहा ल्यूमिनस पार्ट, जिसने किसको कवर करा हुआ है, इसको ल्यूमिनस रीजन को। ल्यूमिनस रीजन कहाँ रहा, ये देखें, ये ल्यूमिनस रीजन, इसको थोड़ा इसे शो करा हुआ है। और उसके अलावा
द वैक्स वेपर मतलब कि ये जो मोमबत्ती का गल रही है तो पहले थोड़ी सी सॉलिड है, जब हीट दे रहे हैं इसको, इसकी जो विक है उसको मैच स्टिक से हम लोग जला रहे हैं तो क्या होता है कि ये मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद ये गैस में तब्दील हो जाती है, वेपर्स में। तो इसके जो वैक्स वेपर्स जो हैं वो उनमें कंप्लीट कंबस्शन होती है। द वैक्स वेपर अंडरगोस कंप्लीट कंबस्शन, ये नॉन ल्यूमिनस पार्ट है लेकिन इसमें कंप्लीट कंबस्शन होगी बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ एयर इज प्रेजेंट अराउंड इट, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो एयर है ना, हवा जो है, हवा में ऑक्सीजन है तो कंबस्शन को सपोर्ट करेगी। तो हवा में हवा का जो रास्ता है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे वो काफ़ी एयर है तो इसीलिए यहाँ पे आसानी से यहाँ से इस रीजन को ऑक्सीजन मिल रही होती है, इसीलिए इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। उसके अलावा ये क्या है कि ये फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है, हॉटेस्ट जोन होता है नॉन ल्यूमिनस पार्ट। यहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन होगी और ये सराउंड करके खड़ा होता है किसको, येलो ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम को। वैक्स जो वेपर्स होते हैं उनमें कंप्लीट कंबस्शन होती है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मुनासिब जो है एयर प्रेजेंट होती है उसके इर्द गिर्द। और इसके अलावा ये हॉटेस्ट पार्ट है, सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट यही है। उसके अलावा नंबर 2 देख लें। नंबर 2 सेंट्रल ल्यूमिनस जोन ऑफ द इनकम्प्लीट कंबस्शन। सेकेंड वाली ये वाली देख लें कि ये ल्यूमिनस रीजन है, ल्यूमिनस जोन है, तो ये जो है इसमें इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी लेकिन ये सेंट्रल ल्यूमिनस जोन है। इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। फ्लेम जो है इसका मेजर ये पार्ट है, मेजर जोन है। एंड इट इज़ ब्राइट येलो एंड ल्यूमिनस। ये क्या है, ब्राइट येलो है और ल्यूमिनस है। वैक्स वेपर अंडरगोस इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स। कार्बन पार्टिकल्स की यहाँ पे क्या होगी, इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी यहाँ पे ल्यूमिनस रीजन में। दिस पार्ट ऑफ, क्योंकि देखें वैक्स वेपर्स जो होते हैं, यहाँ पे मैंने कहा कि ये वैक्स जो हो रही है कैंडल की मेल्ट होती है, मेल्ट होने के अलावा ये वेपर्स में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे कार्बन के पार्टिकल्स जो होंगे तो वो कार्बन पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पे उनकी इनकम्प्लीट कंबशन हो रही होगी। दिस पार्ट ऑफ फ्लेम हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर। ये जो पार्ट है फ्लेम का, इसका टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है, ज़्यादा इतना नहीं है और कम भी, बिल्कुल कम भी नहीं है। नंबर 3 इनर डार्क जोन ऑफ द नो कंबस्शन। इनर डार्क जोन ऑफ नो कंबस्शन मतलब कि जो अंदर वाला जोन है ना, ये वाला डार्क इनर जोन, ये वाला, तो ये क्या है कि ये यहाँ पे नो कंबस्शन यहाँ पे नहीं होती। दिस इज द डार्क जोन नियर एंड अराउंड द विक। ये जो विक होती है, विक मतलब कि ये जो इस जहाँ से हम लोग इसे कैंडल को मैच स्टिक से जलाते हैं ना, तो ये जो है ये इसकी विक है, ठीक है। यहाँ पे मैं W लिख देती हूँ कि ये इसकी विक होगी। तो विक के करीब जो है वो कौन सा जोन है, डार्क इनर जोन। तो ये क्या है कि डार्क जोन है और उसके अलावा नियर है किसके, विक के, नियर और अराउंड विक है। नो कंबस्शन टेक्स प्लेस हियर इज नो एयर इज प्रेजेंट। यहाँ पे इनर, ये जो डार्क इनर जोन है, यहाँ पे कंबशन का प्रोसेस नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एयर जो है इसके करीब नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। दिस जोन इज ब्लैक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। यहाँ पे जैसे कि कंबशन हो ही नहीं रही है तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स की वजह से ये जो जोन है ब्लैक है इन द वैक्स वेपर्स में। इट इज़ द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये सबसे ज़्यादा लीस्ट हॉट पार्ट है इस फ्लेम का। नंबर 4 द लोएस्ट ब्लू जोन। लोएस्ट ब्लू जोन
देखें सबसे जो ब्लू जोन आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू, ये सबसे नीचे वाला जो है ब्लू जोन है, इसका रीजन है, पार्ट है. दिस इज द जोन एट द बेस ऑफ द फ्लेम and is blue in color due to the burning of carbon monoxide produced in the dark zone. अब डार्क जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये जो जोन है इसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर का ये होता है, और ये फ्लेम के बेस में होता है, बिल्कुल नीचे. नंबर 4 है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड हाउ डज इट इफेक्ट लाइफ. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ये कैसे ज़िंदगी को मुतासर करती है. आंसर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय इट्स एटमॉस्फेयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ज़मीन जो है आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ज़मीन को सराउंड करा हुआ है उसकी एटमॉस्फेयर ने. एटमॉस्फेयर जो इसकी है ये मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है. गैसेस का मिक्सचर मतलब कि इसमें गैसेस नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स भी हैं इसमें. तो ये इसको कवर करके अर्थ को इसने कवर करा हुआ है पूरी अर्थ को. द हीट फ्रॉम द सन पासेस थ्रू दीज गैसेस टू वार्म अप द अर्थ. अब क्या होगा जब सन से जो हीट आ रही होती है तो ये क्या होगी, इन गैसेस जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हैं उनसे पास होके ज़मीन पे ये हीट एनर्जी पहुंचेगी. सम गैसेस नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस. कुछ जो गैसेस होती हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है. लेट द हीट फ्रॉम द सन इन बट डू नॉट लेट हीट बेक आउट अगेन. ये क्या करती हैं कि जो सन है उसकी हीट को तो गेन करती हैं, ज़मीन की तरफ भी उस हीट को लेकर आती हैं, लेकिन दोबारा से जब ये हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट करके दोबारा से वापस चली जाती है तो ये उसको वापस जाने नहीं देती, लेकिन खुद एब्जॉर्ब कर लेती हैं. तो उसमें से जो हीट जो एब्जॉर्ब करती है ना, हीट सन की जो हीट को, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ जो होती है उसका टेम्परेचर जो होता है वो रेज होता है, हाई हो जाता है उसका टेम्परेचर. तो दिस कीप्स द अर्थ वार्म बिकॉज ऑफ द ट्रैप्ड हीट. अब ये सन से जो हीट आई, कुछ तो देखें यहाँ से जैसे ही ये हीट एनर्जी आई तो एटमॉस्फेयर जो है हमारी है उसकी जो गैसेस हैं उनमें से कुछ ने इसको वहीं पे ही रोक दिया और कुछ ने इसको क्या किया कि पास कर दिया, ज़मीन की तरफ इन कर दिया. तो इन कर दिया, लेकिन वापस रिफ्लेक्ट जब होगी ये हीट एनर्जी जो कि लाइट की फॉर्म में आ रही है, तो लाइट के साथ आ रही है, तो ये क्या करेगी, ये जब रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से तो ये गैसेस जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये इनको ट्रैप कर लेंगी हीट को, और इसको मतलब कि दोबारा से हीट को जाने नहीं देंगी. तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा. दिस इज सिमिलर टू व्हाट हैपेंस इन ग्रीन हाउस. ओके, द कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस. अब इनमें मेन ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जो कि क्या करती है कि हीट जो आ रही होती है सन से उसको ट्रैप कर लेती है और ज़मीन की तरफ उसको भेज देती है, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर हाई हो जाता है. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी प्रोड्यूस इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर एंड थस काजिंग द रेज इन ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ. अब हमारी ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ हैं ना, डिफरेंट एक्टिविटीज़, हम व्हीकल्स भी चला रहे होते हैं, फ्यूल डिफरेंट किस्म के फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नॉट ओनली इन व्हीकल्स बट आल्सो इन फैक्ट्रीज़. हम हाउस होल्ड पर्पजेज़ के लिए भी फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं. हमारे इन एक्टिविटीज़ की वजह से ही क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है
का जो अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसका अमाउंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो जब हीट सन से हीट भी जो आ रही होती है तो वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। उसको ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से अर्थ जो है उसका टेम्परेचर ओवरऑल जो है ना वो रेज हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट्स इन मेल्टिंग ऑफ माउंटेन। अब जो ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से जो हुई तो उसके नतीजे में जो माउंटेन्स है ना, माउंटेन्स के ग्लेशियर्स जो हैं तो उनमें वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो बर्फानी तोदे हैं ना या बर्फानी पहाड़ जो हैं, टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सी लेवल है वो इंक्रीज होगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, HOTS। बेसिकली साइंस सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होना बहुत लाजमी है। मतलब कि हर चीज़ की रीजनिंग करना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, और हमें साइंस में तो ये बहुत ही ज़रूरी है। हमें करना चाहिए, हर चीज़ के लिए सवाल करना चाहिए, रीज़न ढूंढना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 बुक में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डज रबिंग ऑफ अ मैच स्टिक ऑन अ रफ सरफेस लाइट इट अप। अब हम लोग जब भी मैच स्टिक जो है उसकी जो डिब्बिया होती है उस पर मैच स्टिक को जैसे ही हम लोग रब करते हैं तो ये लाइट अप हो जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? आंसर, मैच स्टिक इज रब्ड अगेंस्ट रफ सरफेस बिकॉज इट produces friction. This causes the matchstick to light and chemical energy changes to heat energy. When you rub a matchstick against a rough surface, fire results, giving off light and heat. The law of conservation of energy says that energy cannot be created. The energy was stored in the chemical bonds before it became heat and light. अब देखें कि क्या है कि मैच स्टिक जो है जब हम इसे रफ सरफेस जो होता है, सतह जो होती है खुरदरी सी, उस पर जैसे हम लोग उसे रब करते हैं तो उसके नतीजे में फ्रैक्शन पैदा होती है। फ्रैक्शन आपने पढ़ी होगी कि एक रुकावट पैदा हो जाती है। ये भी फ्रैक्शन भी मेरे ख्याल से फोर्स का एक टाइप है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन पैदा होगी जिसके नतीजे में क्या होगा कि मैच स्टिक जलना स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होगा कि केमिकल एनर्जी जो है वो तब्दील हो जाएगी किसमें? हीट एनर्जी में। देखें जब मैच स्टिक जलेगा तो उसके ऊपर वहाँ पे केमिकल्स टॉप पे लगे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब कि कंबशन होगी। जैसे फ्रैक्शन पैदा होगी जिसकी वजह से क्या होगा कि स्पार्क पैदा होगा, ठीक है, हीट पैदा होगी जो कि वो मैच स्टिक पे जो केमिकल है उसको जला देगी, जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड है उस केमिकल्स में तो वो हीट एनर्जी में तब्दील हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मैच स्टिक जलना स्टार्ट हो जाएगी, कंबशन का प्रोसेस होगा। तो ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी हम मैच स्टिक को किसी भी रफ सरफेस पे रब करते हैं तो उसके नतीजे में फायर पैदा होती है, जिसकी वजह से लाइट और हीट एनर्जी पैदा होती है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो कहता है कि एनर्जी जो है वो कभी भी क्रिएट नहीं की जाती, बनाई नहीं जाती। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है ना ही उसे पैदा किया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि क्या होता है कि एनर्जी जो है वो उसके फॉर्म्स होते हैं ना, डिफरेंट उसकी शक्लें होती हैं एनर्जी की। एक शक्ल से ख़त्म होके वो दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे देखें केमिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब कि हीट एनर्जी यहाँ पे
कह लें कि क्रिएट हो रही है, वो हीट एनर्जी कहाँ से आई, वो केमिकल जो एनर्जी है केमिकल्स में से वो तब्दील हो गई हीट एनर्जी में। तो यहाँ पे हीट एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, कहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स जो थे, वो केमिकल में जो बॉन्ड्स थे जब वो टूटे कंबशन की वजह से, उसकी वजह से क्या हुआ कि हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस हुई। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, we can light up a piece of paper with a matchstick but not a log of wood. Why is that? Answer: a substance burns only when it reaches its ignition temperature, as paper has a lower ignition temperature than that of log of wood, hence can be burned by a matchstick, but a log of wood needs more energy to reach the ignition temperature, hence cannot be burned by a matchstick. अब क्या होता है कि एक पीस ऑफ पेपर जो होता है वो वुड के कंपैरिजन में क्यों उसमें जल्दी से कंबशन का प्रोसेस होता है और वो क्यों जलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो लॉग ऑफ वुड है ना उसके कंपैरिजन में वो बहुत कम है। इसकी वजह से जैसे ही हम लोग मैच स्टिक पेपर के करीब लाएंगे तो उसमें इग्निशन का इग्नाइट हो जाएगा पेपर, उसमें कंबशन का प्रोसेस होगा, वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी उसमें। लेकिन जब वुड का जो लॉग है उसके पास जब हम लोग इसे लेकर जाएंगे तो उसका वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसे वो अपना टेम्परेचर सिर्फ एक मैच स्टिक से अटेन नहीं कर सकता। इसलिए इसका हाई इग्निशन टेम्परेचर होने की वजह से पेपर में जल्दी से आग लग जाएगी, किसके कंपैरिजन में, वुड के कंपैरिजन में, क्योंकि वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर हाई है पेपर के कंपैरिजन में।